हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शाइन डायरेक्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आपको प्रीवियस ईयर करवा रही हूँ, हर सब्जेक्ट का लगभग करवा रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया रहे, आपके क्वेश्चंस प्रिपेयर होते रहें, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। मैंने मल्टीपल टाइम कहा है कि पेपर के क्वेश्चंस रिपीट, कभी एग्जाम्पल पूछेगा तो कभी उसकी परिभाषा पूछेगा, कभी परिभाषा देगा तो कभी कुछ पूछेगा। जितने भी टॉपिक हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं, वो चीज़ें मिलती जुलती ही पूछी जाती हैं। इसलिए आप अपने क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि सारा मोटिव जो आपके क्वेश्चंस को बनेगा या फॉर्म होगा वो लगभग मिलता जुलता ही रहेगा। इसीलिए मैं आपको पेपर पे बहुत फोकस कर रही हूँ। कोई भी एग्ज़ाम हो, ये ज़रूरी नहीं कि डीलेट का ही हो, टेट सुपर टेट हो, सी टेट हो, कुछ भी हो जो आपको देना है आगे चल के, प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए आपको इस चीज़ को प्रिपेयर करके शुरू से ही चलना, और ऐसे ही क्वेश्चंस मिलते जुलते आपको टेट सुपर टेट में भी मिलते हैं, क्योंकि है सब कुछ तो बेस यही, और इसी का एग्ज़ाम देना है, बस थोड़ा सा लेवल हाई हो जाएगा, इतना फ़र्क है आपको। ठीक है, आप शालिनी डीलेट क्लासेस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें, सारी अपडेट मैं आपको टाइम टू टाइम देती रहती हूँ, और हम यहाँ पे अपने जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज की जो ये क्लास है, यहाँ पे हम सोशल साइंस का कंप्लीट सोल्यूशन 2019 का पेपर देखेंगे, सामाजिक अध्ययन का। हर एक क्वेश्चन ब्रीफ में डिटेल में समझेंगे कि क्या इसका क्वेश्चन है, क्या आपको आंसर राइट लिखना है, अच्छा कैसे लिखना है, किस वे में लिखना है, कितना लिखना है, इन सब चीज़ों के बारे में फुल डिटेल में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं आपको कोई चीज़ तुरंत अपडेट करूँ, वीडियो डालूँ, तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं, अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहले हम पेपर का फॉर्मेट समझेंगे। देखिए आपके सामने ये यहाँ पे एक पेपर है, ये 2019 का पेपर है, ये हमारा 5वां पेपर है, दूसरे दिन होता है। ठीक है, 5वां पेपर है, ये हमारा दूसरे दिन होता है। दूसरे दिन पहले साइंस का पेपर होगा, फिर मैथ का पेपर होगा, फिर आपका तीसरा पेपर सामाजिक अध्ययन का 2 घंटे का ये पेपर आपका रहता है। टाइमिंग इसकी है, 50 नंबर का ये पेपर है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छा। ये मान के चलिए आप कि 46, 45, 47 हाईएस्ट नंबर लगभग देखने को मिले हुए हैं, जो मैंने देखा है। इस वजह से काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत लाइटली मत लीजिए। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छा आंसर राइट करके अच्छा गेन नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात और बताना चाहूँगी, अब आया मेन मुद्दा, वो ये है कि आप कुछ भी लिखो, कुछ भी आप, जैसे कोई टॉपिक है, आप उस टॉपिक से 2 ही बात जानते हैं, तो आप उसको 2 बात को बना के लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये जो ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, इनको आपको एज इट इज टिक, हाँ हाँ ना तो ना, आपको ऐसे में आंसर देना होता है। इसलिए ये 15 है टोटल, मैं आपको दिखाऊंगी, ये पूरे टोटल 15 हैं। 15 के 15 आपको सही करने होंगे, यही ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर सबसे पहले इस पर फोकस करते हैं। ये आपका सही हो गया, आपने 15 यहाँ कर गेन कर लिया, और आगे आपने और गेन कर लिया, तो आपका सही है। 25 इसमें पासिंग मार्क्स है, 50 का 25 इसमें पासिंग मार्क्स है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी गलती मत करिएगा। ठीक है, क्लियर है? अब चलिए हम एक एक क्वेश्चन को ब्रीफ में देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं? जो लोग हैं खुदाई करते हैं, जो पुरानी सभ्यताएं थीं, राजा लोग जो रहते थे, और जो संस्कृति वगैरह थी, उनका विकास कैसे था, कैसे वो उद्गम हुआ, कैसे उनका पतन हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में आज जो आप पढ़ रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में आप मोहनजोदड़ो हड़प्पा जो आप पढ़ रहे हैं, मिस्र की सभ्यता आप पढ़ रहे हैं, सब कैसे आप जान रहे हैं? किसी ने तो इसको खोजा होगा, किसी ने तो इसको जाना होगा, कोई तो पता लगाया होगा, तो आप उसको क्या कहेंगे? ए ऑप्शन आपको दिया है वैज्ञानिक, बी ऑप्शन आपको दिया है इतिहासकार, सी ऑप्शन आपको पुरातत्वविद दिया है, और डी ऑप्शन आपको भूवैज्ञानिक दिया है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं? जब खुदाई होती है तो जो ऐतिहासिक तथ्य का पता लगा, उन व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा। 1 नंबर का यह प्रश्न है, आपको बहुत ही अच्छा है, आपने पढ़ा, आप जानते भी हैं। राइट आंसर इसका क्या होगा? पुरातत्वविद होगा। ये लोग जो होते हैं, ये लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं जो खुदाई के द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाते हैं, उनमें चीज़ों को अपडेट करते हैं, बताते हैं कि क्या था, कैसे हुआ था, कैसे चीज़ों की शुरुआत हुई थी, कैसे पतन हुआ था, क्या क्या उस टाइम पे होता था। क्लियर है? नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है वेदों की संख्या। वेदों की संख्या कितनी है आप सबको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन। वेदांग कितने हैं, वेदों की संख्या कितनी है, वेदांग के नाम, वेदों के नाम, ये सब प्रश्न पूछता है। अब की बार देखिए 19 का प्रश्न है, आपको वेदों की संख्या पूछ लिया, यहाँ पे आप गिनती के रूप में बताएंगे। अब अगली आपकी बार जब पेपर बनेगा तो आप चारों वेदों के नाम, पांचों वेदों के नाम, छह वेदों के नाम लिखिए, आपको ऐसे पूछ लेगा, तो आपको वेदों के नाम लिखने होंगे। तो चलिए बताइए पहले इसका राइट आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया है 1, दूसरा ऑप्शन आपको दिया है 2, तीसरा ऑप्शन दिया है 3, चौथा ऑप्शन दिया है 4। वेदों की संख्या कितनी होती है, तो राइट आंसर इसका होगा द। वेदों की संख्या 4 होती है। ठीक है, कौन कौन से वेद होते हैं बताइए। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। कौन कौन से होते हैं, 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ठीक है, ये 4 वेद होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नाम पूछा जाता है, इन वेदों से बहुत प्रश्न बनते हैं। क्लियर हो गया दूसरा। तीसरा है मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसका उद्गम स्थल क्या था, आपको ये सारी चीज़ें बतानी है। तो ए ऑप्शन आप नील नदी की घाटी के किनारे, बी ऑप्शन है सिंधु घाटी के किनारे, सा ऑप्शन है दजला फरात नदी के किनारे, और ये यांगस्टिंगी कोई सियांग नदी है उसके किनारे। तो आपको यहाँ पे बताना है कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसका जन्म किस नदी के किनारे हुआ था, उसका उद्गम किस नदी के किनारे हुआ था। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, फटाफट आपको बताना होगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो राइट आंसर इसका है दजला फरात नदी के किनारे। कौन सी नदी है, सी ऑप्शन इसका सही है, सा ऑप्शन दजला फरात नदी के किनारे मेसोपोटामिया सभ्यता का उद्गम हुआ था, उसका जन्म स्थल है। क्लियर है, नो डाउट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 1 नंबर आपको ऐसे ही सभी प्रश्न में लेने हैं। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कलिबंगा स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है कलिबंगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में सिंधु सभ्यता, मोहनजोदड़ो, कलिबंगा, रोपड़ है, सब बहुत कुछ आते हैं। ठीक है, जहाँ पे ये साक्ष्य मिले हुए हैं कि यहाँ पे ये जो स्थल की बात है, स्थल का मतलब क्या आप समझ रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रूफ, कुछ साक्ष्य वहाँ पे मिले हैं। जो लोग देखने गए थे, खुदाई वगैरह हुई थी, तो कुछ प्रूफ वहाँ पे मिले, इसलिए वो कहा जाता है कि वो भी उसका एक स्थल था। तो आपको ए ऑप्शन है गुजरात में, कलिबंगा जो है राजस्थान में है, कलिबंगा उत्तर प्रदेश में है, कलिबंगा बंगाल में। फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। इसका राइट आंसर है दूसरा, सेकंड, राजस्थान में। कलिबंगा कहाँ है, तो यह स्थल जो है हड़प्पा का राजस्थान में है, प्रेजेंट टाइम में राजस्थान में है। 1 नंबर आपका ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। 5th क्वेश्चन है, मुद्रण कला के आविष्कारक थे। जो मुद्रण कला थी उसके आविष्कारक कौन थे। मुद्रण यानी कि जो रुपया पैसा आता है उसे उसे मुद्रा कहा जाता था, आज भी है। मुद्रण कला एक थी, तो उसके आविष्कारक कौन थे। ए ऑप्शन यूनानी है, बा ऑप्शन रोमन है, सा ऑप्शन ईरानी है, और दा ऑप्शन चीनी है। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा कि मुद्रण कला के आविष्कारक हैं, किसने इसकी खोज की थी, जन्मदाता कौन थे, मुद्रण कला के आविष्कारक। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दा है चीनी। इसके जो आविष्कारक थे वो चीन के लोग थे, चीनी लोग थे। ठीक है, करेक्ट है, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 6th क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जैन धर्म के संस्थापक कौन है। ये आपको बहुत पता होगा, बहुत बार पढ़ते हुए आए हैं। फटाफट इसका आंसर बताइए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। मेरी उम्मीद है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऐसे प्रश्न आपको हमेशा आएंगे। और देखिए जैसे ये क्वेश्चन कैसे पलटता है, ये गेम समझिए आप। मैं पेपर करवा रही हूँ, आपको उससे पता होगा, सीरीज में आंसर भी दिया होगा, लेकिन आप मुझसे पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं, तो क्यों समझ रहे हैं ये समझिए मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। जैसे आपको पूछ लिया जैन धर्म के संस्थापक, तो किसी को तो याद होगा, बहुत सारे लोगों को याद होगा। ठीक है, आप शुरू से पढ़ते आए हैं, लेकिन अभी क्या करेगा, आपको जैन जो धर्म के संस्थापक हैं उनका नाम देगा, पूछेगा कि किस धर्म के संस्थापक हैं, तब आपको बताना होगा जैन धर्म। ऐसे ही क्वेश्चंस को चेंज करेगा, इंटरचेंज करेगा, कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन टॉपिक क्या था, जैन धर्म था, बौद्ध धर्म था। ऐसे ही प्रश्न आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। ए ऑप्शन ऋषभ देव, बी ऑप्शन महावीर स्वामी है, सी ऑप्शन पार्श्वनाथ है, डी ऑप्शन जो यहाँ पे दिया अरिस्ट नेमी है। चलिए फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जैन धर्म के संस्थापक या जनक कौन है। तो इसका राइट आंसर आप सभी जानते हैं, ऋषभ देव। कौन है, ऋषभ देव। ठीक, करेक्ट है, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट है पूछ सकता है। 7वां क्वेश्चन आपके सामने, द्वितीय बौद्ध संगति सभा का आयोजन कहाँ पे हुआ था। दूसरी जो सभा हुई थी उसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो अशोक के शासनकाल में हुआ था, या काला अशोक के शासनकाल में हुआ था, या अजातशत्रु के या कनिष्ठ के शासनकाल में बौद्ध संगति की दूसरी सभा का आयोजन किया गया था। राइट आंसर इसका क्या होगा, राइट आंसर इसका यहाँ पे दिया गया है काला अशोक के शासनकाल में। किसके, काला अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति की
दूसरी सभा का आयोजन किया गया था। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 321 ईसा पूर्व में, 324 में, 322 में, 326 में। फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि भारत पर आक्रमण सिकंदर के द्वारा कब किया गया था, किस सन में किया गया था? तो ये है 326 ईसा पूर्व में। राइट आंसर इसका दा होगा, 326 ईसा पूर्व में किया गया था। ठीक है, क्लियर है, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन आपके सामने, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा ऐसा एक प्लैनेट है जो सूर्य के सबसे पास है, उसके एकदम नज़दीक है? यहाँ पे ऑप्शन दिया है, पृथ्वी है, मंगल है, शुक्र है, बुध है। आपको बताना है कि सूर्य सन जो है हमारा है, उसके सबसे नज़दीक, सबसे बगल में, सबसे पास कौन सा एक प्लैनेट है, ग्रह है? तो राइट आंसर इसका क्या है? बुध। राइट आंसर इसका क्या है? बुध है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ऐसे ही लाइन एक सीरीज शुरू होती है प्लैनेट की। ठीक है, तो सबसे नज़दीक, सबसे पास क्या है? बुध है। सी ऑप्शन आपका सही है। 10th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं? इसमें से कौन सा कथन, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, कौन सा सही नहीं? ऐसा प्रश्न आपको सीटेट में बनता है। ठीक है, सीटेट में थोड़े अलग क्वेश्चंस बनते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ए ऑप्शन दिया हुआ है, दिशा, दूरी व प्रतीक मानचित्र के घटक है। जो मानचित्र मैप होता है, इसमें दिशा, दूरी, प्रतीक ये सब क्या है, उसके घटक हैं। ए ऑप्शन। बी ऑप्शन दिया है, मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है, उत्तर दिशा में होता है उसका नीचे का सिरा। सी ऑप्शन है, दिक् सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। सड़क, रेल, कस्बे आदि के सही स्वरूपों को मानचित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। फटाफट आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो राइट आंसर इसका आपको यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर इसका यहाँ पे बी वाला गलत है, यही सही है, क्योंकि मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है, ये कोई फिक्स्ड नहीं है। कि उत्तर में होगा कि पश्चिम में होगा, पूरब में, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। और ये आ, सा, दा, ये तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, करेक्ट है, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया, बहुत बार आता है। ये पेट में भी देखने को मिल सकता है। जो बच्चे इस बार पेट भरेंगे, ध्यान रखें, यूपी ट्रिपल सी के जो पेपर होते हैं उनमें ये बहुत पूछा जाता है। अभी लेखपाल का फॉर्म भरवाया गया, उसमें आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको हर जगह फ़ायदेमंद होंगे, ये नहीं कि सिर्फ डीएलएड में। इसलिए अटेंशन के साथ क्वेश्चंस को करिए, कि सिर्फ एग्ज़ाम डीएलएड का निकालने के लिए मत पढ़िए, कई चीज़ों को सॉल्व करने के लिए करिए, क्योंकि ऐसे ही मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं। आप अलग से कितना वक्त निकालेंगे करने के लिए? देखिए, इसका राइट आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा? ऑप्शन दिया, 180 देशांतर रेखा को, 0 डिग्री देशांतर, 0 से 80 दाहिने हाथ, 0 से 80 बाएं हाथ, पूर्वी देशांतर के भाग, पश्चिमी देशांतर के भाग। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? फटाफट बताइए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो राइट आंसर इसका है 180 डिग्री देशांतर रेखा को। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्लियर है, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन हमने कर लिया, 11 नंबर आपको मिल गए। 12वां क्वेश्चन है यहाँ पे, नीला ग्रह, ब्लू प्लैनेट किसे कहते हैं? ए ऑप्शन दिया है सूर्य को, बी ऑप्शन दिया है पृथ्वी को, सी ऑप्शन दिया है चंद्रमा को, डी ऑप्शन दिया है शुक्र को। ऐसा कौन सा प्लैनेट है, ग्रह है, जिसको हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं? फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका ये 12वां प्रश्न है और इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी। ये ब्लू प्लैनेट कौन सा है? पृथ्वी है। इसको ग्रीन प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। दोनों में अंतर है, क्यों? पृथ्वी को ग्रीन प्लैनेट, उसकी जो ये हरियाली है चारों तरफ, ग्रीन इन्वायरमेंट है, इसलिए जाना जाता है इस पर, क्योंकि इस पर जीवन है। और ब्लू प्लैनेट इसलिए क्योंकि यहाँ पे नदी, महासागर, झरने, तालाब, सब कुछ यहाँ पे, इसीलिए ये जब वो इसीलिए इसको नीला प्लैनेट, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट, नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, करेक्ट है, नो डाउट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी कोई डाउट हो तो कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं। 13 क्वेश्चन आपके सामने है। आर्यभट्ट थे, कौन थे? खगोल शास्त्री थे, इतिहासकार थे, नाटककार थे, पुरातत्वविद थे। आर्यभट्ट कौन थे? फटाफट बताइए, आर्यभट्ट क्यों इतने विख्यात हैं? तो उसका राइट आंसर है खगोल शास्त्री थे। कौन थे ये? खगोल शास्त्री थे। कौन थे? आर्यभट्ट। ठीक है, अब आपको क्या करेगा? अब देखिए, खगोल शास्त्री को पहचान करिए, खगोल शास्त्री के नाम बताइए, तो आपको आर्यभट्ट और विठलनाथ और तमाम 4 ऑप्शन आपको गलत देगा, और उसमें से आपको खगोल शास्त्री को छांटना होगा। ऐसे क्वेश्चंस को रिपीट करके पलट देगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, 14 क्वेश्चन आपके सामने है। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? जो ये मॉडर्न इकोनॉमिक है, इसके जनक कौन है, इसके फादर कौन है, किसको कहा जाता है? तो ए ऑप्शन एडम स्मिथ को, सी ऑप्शन मार्शल को, बी ऑप्शन किन्स को, डी ऑप्शन अमर्त्य सेन को। इसको आपको फटाफट राइट आंसर बताना है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है। तो इसका राइट आंसर है एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। क्या ऑप्शन आपका सही है? पहला ऑप्शन आपका सही है
कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक जो हैं वो कौन है, एडम स्मिथ। ठीक है, क्लियर है, नो डाउट। नेक्स्ट देखते हैं 15वां क्वेश्चन आपके सामने है। नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल होता है, जो नगर निगम होते हैं इनका जो टाइम पीरियड होता है काम ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन जो होता है इनके वर्किंग का, वो कितने होता है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 3 साल। फटाफट बताइए इसका राइट। आप जानते हैं जो नगर निगम के सदस्य होते हैं उनका जो टाइम पीरियड, वर्किंग टाइम डेज होता है वो 5 वर्ष होता है। कितना होता है, 5 ईयर्स होता है। करेक्ट है, नो डाउट। हमने बहुविकल्पीय प्रश्न को आज पेपर में ही सॉल्व कर दिया। मैंने आपको पूरा 15 क्वेश्चन करवा दिया। आपको ये 15 क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार करना है। देखिए मैं जैसे जितने भी 15 आप 2015, 16, 17, 18, 19 सारे पेपर करवाऊंगी। 15 15 15 15 16 क्वेश्चन मिलेंगे। आपकी हर जो बुक दी, जो भी आपने बुक ली हुई है ठाकुर की साहित्य के, जिसकी भी, उसके हर एक साइज के पीछे भी क्वेश्चंस दिया हुआ है। बुक को पढ़े हैं आप तो वो क्वेश्चंस भी तैयार रखिए। सीरीज आप लिए हुए हैं राजन की, पवन की, शांति की, जिसकी भी आप लिए हों, तो उसमें से भी क्वेश्चंस को अच्छे से देख के अच्छे से करते हुए चलिए, तो आपके क्वेश्चंस तैयार रहेंगे। 15 नंबर किसी भी हाल में गलत नहीं करना है। और चीज़ें तो आप बना के लिख सकते हैं, लेकिन इसमें आपको एक ही टिक करना होगा, और टीचर भी इसे फोकस करता है। तो एकदम अटेंशन के साथ ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करिए। क्लियर है, नो डाउट। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वां प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है, लघुत्तरीय प्रश्न है। महर्षि वेदव्यास ने किस महाकाव्य की रचना की थी? 1 नंबर का यह प्रश्न बहुत आसानी से मिल जाएगा, आम भाषा में आप जानते हैं। ये सारी चीज़ें तो हमारे घर वाले भी बता देते हैं। कुशीनगर कहाँ, ये हम छोटी कहानियों में पढ़े हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। हड़प्पा सभ्यता के देवी देवता का नाम बताइए जिसकी पूजा करते थे, वो लोग बता लेंगे। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या अंतर है, बता लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बेसिक सा, बहुत सिंपल सा, एक लाइन में बताऊंगी, याद रखिएगा। फिर आप थोड़ा बना के भी लिख देंगे, आंसर आपका करेक्ट रहेगा, नो डाउट नंबर आपको मिलेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन ये कितना आप लिखेंगे, 10 पन्ने नहीं, थोड़ा सा तो लिखना है, बस सही बात लिखनी है। ठीक है। फिर 6वीं शताब्दी में भारत में कुल कितने जनपद थे, ये भी हमने छोटी बुक में पढ़ा। 20वां प्रश्न आपका यहाँ पे, 6वीं शताब्दी में कुल कितने महाजनपद थे, ये नाम बताना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे, कौन के जन्मदाता थे, उसके बारे में बताना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे उल्का पिंड से आप क्या समझते हैं, ये भी आपको पता है। मेट्रॉइड क्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं। ग्रीन प्लैनेट, देखिए ब्लू प्लैनेट पूछा, ग्रीन भी पूछ लिया। सबसे छोटा महाद्वीप कॉन्टिनेंट कौन सा, ये आपको बताना है। ठीक है। पृथ्वी के किस भाग में टेम्परेचर सबसे ज़्यादा सूर्य ताप रहता है, वो बताना है। पंचायत का जो है कार्य बताना है कि क्या कार्य रहता है, कितने स्तरों पर ये कार्य करती, कितने लेवल होते हैं। नासा का पूरा नाम आपको बताना है। स्वशासन से आप क्या समझते हैं, सेल्फ रेगुलेशन से। एक नेशनल इनकम क्या होती है, राष्ट्रीय आय को बताना है आपको। नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो 30 तक तो आपके प्रश्न क्लियर हो गए, 1 1 नंबर के। फिर बारी है लघुत्तरीय प्रश्न की। टोटल 40 प्रश्न आते हैं, ध्यान रखिएगा। 2 घंटे में आपको 40 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 2 घंटे का समय है और 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है। 31वां प्रश्न है, इतिहास लेखन में सिक्के और अभिलेख का क्या सहायक था, कैसे हेल्पफुल था, बता ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको इसके बारे में एक अलग से वीडियो भी बना के सब कुछ समझाया हुआ है। फिर है पूरा प्रश्नार्थ काल, नव प्रश्नार्थ काल के औजारों का अंतर, मैंने इसका भी वीडियो आपको बनाया हुआ है कि कैसे मैंने उसमें पूरा डाइव चाहिए, उसका हर एक पत्थर का मैंने आपको पूरा चित्र वगैरह भी दिखाया हुआ है उस वीडियो में। गीज़ा का पिरामिड आश्चर्यजनक स्मारकों में क्यों है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बता ले जाएंगे। सिकंदर के आक्रमण, देखिए सिकंदर से 2 क्वेश्चन आ गया, देखा आपने, 2 क्वेश्चन आया है। ये कब किया था और क्या इम्पैक्ट पड़ा था। 35वां पूछ रहा है, त्रिरत्न और आंस्टिंग मार। ये आंस्टिंग मार जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये डीलेट 4th सेमेस्टर में भी आपको देखने को मिलेगा, वो भी शांति शिक्षा में, जहाँ तक मुझे ध्यान है कि उसमें मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ऐसी चीज़ें आती हैं, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इसी में पूछा जाएगा। ये त्रिरत्न वगैरह जो है फिलहाल इसी में है शायद। फिर मानचित्र क्या है, मैप वगैरह क्वेश्चन भी इसी में है। आपको आगे चल के सड़क वड़क का मिलेगा और भी तमाम चीज़ें मिलेंगी। जिले के सर्वोच्च अधिकारी कौन होते हैं, ठीक है, ये आपका सिविक्स का सेक्शन है। सड़क दुर्घटना से बचाओ बता ले जाएंगे, तो आपको खुद भी पता है, आप चलते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए, रोड के रूल्स क्या है वो मालूम होना चाहिए आपको, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से आप क्या समझते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा, टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन सब के बारे में है। तो ये रहे आपके 40 प्रश्न जो कि 2 नंबर के हैं। ध्यान रखिएगा, अच्छे से करना है आपको। हाईएस्ट 48 नंबर सभी बच्चे को लेके आना है। मैं मेहनत से बता रही हूँ, जो सीरीज में दिया है वो आप पढ़िए, जो आपका आंसर राइट लगता है अच्छा वो करिए, लेकिन मैं जो चीज़ें बता रही हूँ कुछ उसमें से हिंट लेके कुछ अपने तरीके से अच्छा आंसर राइट करने की पूरी कोशिश करिए। अपना आपको सबको सभी को टू बेस्ट करना है, ठीक है। पूरी मेहनत आपको करनी है, क्योंकि आपका ये सेमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब हम यहाँ पर अति लघु उत्तरीय जितने प्रश्न थे उनके उत्तर को डिटेल में देखेंगे। 15 क्वेश्चन हमने टोटल कर लिया। 16वां प्रश्न से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यही तो स्टार्टिंग 15 कर लिया, 16वां है। महर्षि वेदव्यास ने किस महाकाव्य की रचना की थी? महर्षि वेदव्यास ने किस महाकाव्य की रचना? राइट आंसर इसका है महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। आपको दोबारा जब प्रश्न आपकी बार आएगा तो आएगा महाभारत की रचना किसने की थी, तो आप इसका राइट आंसर लिखेंगे महर्षि वेदव्यास ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक, क्लियर है, नो डाउट। 2 नंबर, 1 नंबर आपको मेरी तरफ से तो मिल ही गया। 17वां है, कुशीनगर कहाँ है और यह क्यों प्रसिद्ध है? कुशीनगर कहाँ है, किस स्थान पर है, क्यों फेमस है, इसके बारे में देखते हैं। कुशीनगर भारत के उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित एक बौद्ध तीर्थ स्थल है। क्या है? उत्तर प्रदेश में है। और क्यों फेमस है, मतलब और क्या है? ये एक बौद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ गौतम बुद्ध की मृत्यु और अंतिम संस्कार क्या हुआ था? गौतम बुद्ध जो थे उनकी मृत्यु हुई थी और उनका अंतिम संस्कार हुआ था। बौद्ध धर्म बहुत बुद्ध लोगों के शरीर छोड़ने का परिनिर्वाण कहते हैं। जो बुद्ध लोग होते हैं जो अपनी शरीर को छोड़ मतलब त्याग देते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, उसको परिनिर्वाण कहते हैं। ये परिनिर्वाण जो शब्द है इसको ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया, बहुत एग्जामों में भी आता है, इंपॉर्टेंट शब्द है। यह छोटा किंतु सुंदर नगर बौद्ध मंदिर और स्तूपों के लिए ये छोटा है लेकिन बहुत ही सुंदर नगर है। बौद्ध की जो मंदिरें हैं, जो स्तूप थे, उनके लिए यह जाना जाता है। ठीक है, आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए। गौतम बुद्ध का जो बुद्ध है, जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों आप पढ़े हैं, वैसे पढ़ते आए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या था? कुशीनगर कहाँ है और क्यों प्रसिद्ध है? क्लियर है, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वां प्रश्न आपके सामने। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवता का नाम लिखिए जिसकी वो उस समय पूजा किया करते थे। तो राइट आंसर इसका है हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उस समय वो मातृ देवी और पशुपतिनाथ का, स्वास्तिक का, पीपल के वृक्ष की आदि की पूजा किया। ठीक है, तो आपको हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवता का नाम लिखना था। कोई पर्टिकुलर संख्या नहीं बताई, लेकिन 2, 3, 4 बताइए तो आप लिख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की, पशुपतिनाथ की, स्वास्तिक की, पीपल का जो वृक्ष है उसकी पूजा किया करते थे। क्लियर है, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आपको अब की बार जो प्रश्न आएगा पूछेगा कि किस सभ्यता के लोग माता देवी और पशुपतिनाथ की पूजा किया करते थे। राइट आंसर आप लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता के लोग देवी देवता में पशुपतिनाथ और माता देवी की पूजा किया करते। ऐसे क्वेश्चन आपको एक्सचेंज करके आएगा। 19वां प्रश्न आपके सामने है। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता का अंतर। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता क्या थी और आपको वैदिक कल्चर के बारे में क्लियर बताना है। देखते हैं क्या है। सिंधु सभ्यता मूल रूप से एक शहरी सभ्यता थी। जो सिंधु सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो एक शहरी सभ्यता थी, एक शहर की सभ्यता थी। शहर का कल्चर उसके अंतर्गत था, गांव का नहीं था, ठीक है। लोग का प्रमुख व्यवसाय व्यापार करना और वाणिज्य था, वो व्यापार किया करते थे। दूसरी ओर वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण की थी। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो समय थी वो शहर लगती, ऐसा लगता था कि उस समय कोई शहर का विकास हो गया है। जैसे आज शहर है, गांव शहर आज भी है, लेकिन उस समय सोचिए कि कैसे शहर अलग था और इस सभ्यता में गांव था, इस सभ्यता में शहर था। ये सब चीज़ें कैसे थी, अजीब बात है। मतलब कितना आश्चर्य की बात है कि उस समय ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट हो गई थी, उस सभ्यता के लोग इतना विकास कर चुके थे। तो जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण थी, जिसमें कृषि लोग, इनका इसमें मतलब व्यापार बिजनेस करते थे, इसमें लोग कृषि किया करते थे वैदिक सभ्यता में। तो एक अंतर आपको तो ये लिखना, अंतर आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो मैंने हमेशा बताया है अंतर आपको 2 पार्ट में लाइन करके लिखना है, ठीक है। मैंने तो यहाँ पे लिख दिया, डॉक्यूमेंट में बना रही थी, बट ये है कि आप लिखेंगे तो एक तरफ सिंधु घाटी सभ्यता, एक तरफ वैदिक सभ्यता। अंतर हमेशा ये चीज़ इंडिकेट करता है कि आप अंतर बता रहे हैं, ठीक है। क्लियर है, नो डाउट। नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे का उपयोग पूरी तरीके से नहीं जानते थे। जो उस समय के लोग थे वो लोहे, आयरन को अच्छे से यूज़ नहीं जानते थे। और वैदिक युग के लोग लोहे के विभिन्न धातुओं के उपयोग को जानते, वैदिक के लोग थे वो जानते थे, वो उनका उपयोग करते थे। उन्होंने शुरुआत में सोने और तांबे का इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में उन्होंने चांदी और लोहे का और कांच का भी इस्तेमाल किया। तो वैदिक में ये सारा इस्तेमाल हो गया था। तो ये जो उपयोग वगैरह हुए थे दोनों सभ्यता में देखने को मिले हुए हैं अलग अलग तरीके से। थर्ड है यहाँ पर, वैदिक लोगों ने विभिन्न जानवरों के बीच गाय घोड़े को बहुत महत्व दिया। वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वो गाय को, घोड़े को महत्व देते थे। सिंधु घाटी के लोग घोड़े के इस्तेमाल के बारे में नहीं जानते थे, वो घोड़े को इस्तेमाल और गाय और बैल के बारे में भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा था। उस समय उनको जानवरों से ना उतना कोई खास लगाव था, ना ही कोई उनके कैम ऐसा कुछ भी देखने को मिला था। तो आप ऐसा 3 ऑप्शन मैंने आपको 3 बता दिए। आपको कोई पर्टिकुलर तो पूछा नहीं कि 3 बताइए, 4 बताइए, 2 बताइए। 1 नंबर का प्रश्न है तो आप इसमें से 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
20वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कुल कितने महाजनपद थे? कुल कितने महाजनपद थे? तो इसका राइट आंसर है 16 महाजनपद। भारत में 16 महाजनपद थे। उस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व चल रही थी, उस समय 16 महाजनपद थे। अब की बार आपको 16 महाजनपदों के नाम पूछ लेगा। मैं क्वेश्चन बताते चल रही हूँ, ध्यान रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 30वां प्रश्न आपके सामने, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? राइट आंसर है महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 22वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, उल्का पिंड से आप क्या समझते हैं? इंग्लिश में इसको मेटेराइट बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मेटेराइट, ठीक है। हिंदी में इसको उल्का पिंड बोलते हैं। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। उल्का पिंड अंतरिक्ष में चट्टानी वस्तुएं, ये क्या है? ये हमारे अंतरिक्ष में की एक चट्टानी वस्तु है, एक स्टोन है, ठीक है। चट्टानी वस्तुएं हैं जो सौरमंडल के गठन से बचे हुए थे। जब सौरमंडल पूरा बन रहा था या फॉर्म हो रहा था तो उसमें कुछ टुकड़े कचड़े बच गए थे, ठीक है। जैसे होता था ना, कुछ पत्थर अलग से बच गए थे। ये पिंड साइज और शेप में अलग है, इनका कोई आकार नहीं फिक्स है, ये अलग अलग, कभी छोटा कभी बड़ा कभी कुछ भी देखने को मिल सकता है। और यह सूर्य और कुछ ग्रहों की ये सूर्य और कुछ प्लैनेट है उनकी परिक्रमा करते हैं। ये जो उल्का पिंड होते हैं ये सूर्य और कुछ ग्रहों की परिक्रमा भी किया करते हैं। उल्का पिंड अक्सर पृथ्वी के पास से गुजरते हैं। अर्थ का जिस प्लैनेट में हम रहते हैं वो अर्थ है, उसके एक्सिस के पास से, उसके पास से चारों तरफ से गुजरा करते हैं। और कुछ ग्रह के और कुछ तो ग्रह ऐसे होते हैं जिनके बहुत नज़दीक चले जाते हैं, जिनके बहुत ज़्यादा ही पास चले जाते हैं। उन्हें मेटेराइट और साधारण बोलचाल में टूटते हुए तारा या लूका भी कहते हैं। जैसे होता है, कभी आप आसमान में लेटे रहिए, कभी आप छत पे लेटे रहिए या कभी आप देखिए रात में ऊपर की तरफ, तो आपको टूटता हुआ एक तारा दिखता है। आपको एक टूटता हुआ तारा दिखता है तो आप अपनी विश मांगते हैं। फिलहाल ऐसा कभी हुआ नहीं है, मैंने भी बहुत बार देखा है, कभी मेरा कुछ पूरा वगैरह नहीं हुआ, इसलिए मुझे उस पर कोई बिलीव नहीं है, वो एक मिथ है। लेकिन फिर भी है कि वो कोई टूटता हुआ तारा वगैरह नहीं रहता है, बस कह दिया गया है। लेकिन वो क्या रहता है कि उल्का पिंड का एक छोटा सा चिंगारी का टुकड़ा रहता है। जब वो एक्सेस से, जैसे किसी प्लैनेट के चारों तरफ जो है एक्सेस है, ठीक है, उसकी धुरी, उस पर जाके वो जब उल्का पिंड उसका चक्कर लगा जाता है तो उसमें रगड़ खाता है, ठीक है। रगड़ खाएगा, कोई चीज़ है उस पर आप ले जाके करो, उस पर रगड़ता है, रगड़ने से क्या होता है, चिंगारी निकलती है। वही चिंगारी देखिए, आप वैसे देखते रहेंगे वो सडनली दिखेगा आपको, उसके बाद वो लाइट बुझ जाएगी। कहाँ गिर गया? लोग कहते हैं कि बर्थ हो गया, डेथ हो गई, अनाप शनाप पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मुझे नहीं इतना क्लियर है। लेकिन ये है कि वो कुछ नहीं रहता है, वो सिर्फ उल्का पिंड रहता है। और जब उनकी सरफेस से जाके वो रगड़ता हुआ पास होता है तो एक चिंगारी निकलती है, वही चिंगारी आपको गिरते हुए दिखती है, तो आपको लगता है अरे टूटा हुआ तारा जा रहा है, ठीक है। ये सिर्फ एक मिथ है और ये कोई टूटा हुआ तारा वगैरह कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 23वां प्रश्न आपके सामने है, पृथ्वी को हरित ग्रीन प्लैनेट क्यों कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है, पृथ्वी पर जीवन वातावरण के कारण है, इसी कारण से इसे ग्रीन प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि इस पे जीवन है, इस पे जीव रहते हैं, जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य, इस पे जीव विकास करते हैं, हरियाली है चारों तरफ, इसलिए ये ग्रीन प्लैनेट कहलाता है। पृथ्वी को ग्रीन प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। आपसे ऐसे प्रश्न एग्जामिनर सिंपल एक भाषा में एक लाइन में आपसे क्वेश्चन पूछे। कभी कभी एग्जामिनर आते हैं, कहते हैं कि मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा आप सभी को एक वर्ड में एक लाइन में इसका आंसर देना, ऐसा भी बोल देते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 24वां प्रश्न, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? कौन सा कॉन्टिनेंट है? तो उसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। और इसकी खोज 1770 में हुई थी, जेम्स कुक ने की थी। किसने की थी? जेम्स कुक ने की थी। आपसे पूछ लेगा अब की बार आप किस महाद्वीप में रहते हैं, तो आप बताएंगे आप एशिया में रहते हैं। कहाँ रहते हैं आप? एशिया महाद्वीप में रहते हैं। क्लियर है? नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वी के किस भाग में सूर्य ताप अधिकतम प्राप्त होता है? किस एरिया में, किस पार्ट में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है? तो राइट आंसर है भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर लाइन पर। इक्वेटर लाइन वह होती है जो दो पोल को बराबर बराबर डिवाइड करती है, ठीक है। ये आप देख लीजिए, आपका रहता है हेमिस्फीयर, आप ये देखिए, ये आपकी इक्वेटर लाइन होती है, यही आपकी भूमध्य रेखा होती है। ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल, ठीक है। यहाँ पे आपकी कर्क रेखा, यहाँ पे आपकी मकर रेखा रह रही है, ये आपका 0 डिग्री रहता है भूमध्य रेखा। क्लियर है? नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 26वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, पंचायत व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है? जो पंचायत व्यवस्था चलती है, पंचायती राज चलता है, पंचायती सिस्टम चलता है, जो ये पंचायत व्यवस्था चलती है, पंचायती सिस्टम है, इसमें कितने लेवल हैं? तो उसका राइट आंसर है 3। कितने स्तर हैं? 3। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है 27वां प्रश्न आपके सामने, नासा का पूरा नाम बताइए।
नासा का पूरा नाम क्या बताएंगे? तो इसका है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आपको फुल फॉर्म आएगा, ध्यान रखिएगा। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो ऐसे भी लिख सकते हैं, हिंदी में आप इंग्लिश में दोनों में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, दोनों आंसर आपके सही हैं। ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे संक्षेप में नासा कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये अमेरिका की एक स्पेस रिसर्च सेंटर का नाम है। ठीक है, ये अमेरिका के रिसर्च सेंटर का नाम है। जो हमारे यहाँ इसरो नाम है, वैसे अमेरिका का ये नासा होता है। हमारा इसरो है, उनका नासा। ध्यान रखिएगा, दोनों फुल फॉर्म पूछता है, कई बार पूछा है। 28वां प्रश्न आपके सामने, स्वशासन से आप क्या समझ? स्वशासन यानी कि सेल्फ रेगुलेशन होता है ना, स्वानुशासित, सेल्फ डिसिप्लिन, वैसे है सेल्फ रेगुलेशन। आप सेल्फ रेगुलेशन से क्या समझते हैं, आपको ये बात बतानी है। ठीक है, आप कैसे खुद के नियमों को फॉलो करते हैं, खुद पर कैसे नियमों को लागू करते हैं, उसी के बारे में आपको लिखना है। स्थानीय लोगों द्वारा मिलजुल कर स्थानीय समस्याओं के निदान और विकास हेतु बनाई गई ऐसी व्यवस्था जो संविधान और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों एवं कानूनों के अनुरूप हो। ठीक है, एक ऐसे लोगों का ग्रुप, स्वशासन, ऐसे स्थानीय लोग, ऐसे पर्टिकुलर लोग जो मिलजुल कर रहते हैं और अपनी स्थानीय समस्याओं का निदान, जो कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सब लोग मिलकर सोल्यूशन निकालेंगे। कोई भी चीज़ है तो उसका कैसे डेवलपमेंट करना, उसके बारे में अच्छे से व्यवस्था करेंगे। और लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे, सारी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा संविधान में निर्मित की गई, बनाई गई, किसी का उल्लंघन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ? स्वानुशासित हुआ, स्वशासन हुआ। दूसरे शब्द में स्वशासन गांव के समुचित प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी है। इसमें स्वशासन का जो शब्द है ये गांव के लिए लगभग देखने को मिलता है। इन नियमों का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के धर्म, इस सभी नियमों का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म होता है। जितने भी वहाँ के लोग होते हैं, जितने स्थानीय लोग हैं, सबका धर्म है। ये नहीं कि सिर्फ एक बंदे का धर्म है, सभी लोगों का धर्म है कि उन चीज़ों को फॉलो करते हुए अपने निदान भी कर लें, अपना उपचार भी कर लें और चीज़ों को भी और डेवलप, विकास की तरफ उन्नति करें। ठीक है, क्लियर है, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा आपके सामने 29वां प्रश्न। अभी हमारा 1 नंबर वाला ही प्रश्न सब चल रहा है, ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको इस तरह के आंसर राइट करने, कुछ मतलब मुद्दा रहे, कुछ दम लगे ना कि हाँ क्वेश्चन बच्चे ने कुछ लिखा है इसलिए लिखिएगा मत, एक ही लाइन में चले जाइएगा, ऐसा मत करिएगा, ध्यान रखिएगा, बता रही हूँ आपको। राष्ट्रीय आय को परिभाषित, नेशनल इनकम क्या होती है इसको बताना है आपको। राष्ट्रीय आय से किसी देश में एक वर्ष में, पूरे एक कंप्लीट होल वर्ष में, साल भर में 365 दिन में अवधि में उत्पादित होने वाली, जो उत्पादन, जिसका प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी चीज़ें हैं, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो सेवाएं हैं, मौद्रिक के जोड़ से, और जिसे हाश को घटाकर विदेशी लाभ को जोड़कर निकाला जाता है। मतलब यहाँ पे आप सिर्फ सिंपल समझ, नेशनल इनकम वह होती है कि जो साल भर में आपने उत्पादन किया उसमें से आपका जो लॉस हुआ उसको घटा दीजिए, फिर आपने उसको जो विदेशों में बेचा उसको आप जोड़ लीजिए, और जितना आपने अपना पूरा प्रोडक्शन जितना लगाया था उसको जोड़ लीजिए। जितना आपने लगाया है, जो आपकी कॉस्ट लगी हुई है उसको आप जोड़ लीजिए, जो आपकी कॉस्ट लगी है उसको आप जोड़ लीजिए। उसके बाद जो है जो विदेशी मूल्य है उसको भी आप जोड़े, तक विदेश से आप कितना, और उसके बाद जितना आपका लॉस हुआ उसको आप माइनस कर देंगे। जो आपका रिजल्ट निकल कर आएगा वही आपकी नेशनल इनकम होगी, वही आपकी राष्ट्रीय आय होगी। विदेशी लाभ को जोड़कर निकाला जाता है। राष्ट्रीय आय एक दिए हुए समय में किसी अर्थव्यवस्था के उत्पादन शक्ति को मापती है। क्या करती है कि एक वर्ष में या एक दिए हुए टाइम इंटरवल में, जैसे फाइनेंशियल ईयर हर साल आपका होता है 1 फरवरी को, या फाइनेंशियल ईयर के रूप से आप देखिए, फाइनेंशियल ईयर आपका होता है। ठीक है, एक साल पूरा का फाइनेंशियल ईयर, जैसे आपकी बार बजट पास किया गया है, राज्य सरकार में भी और केंद्र सरकार दोनों में बजट पास किया जाता है। ठीक है, तो साल भर वो चलता है, साल भर वो फाइनेंशियल ईयर चलता है कि आपकी बार ये काम होगा, यहाँ इतना पैसा लगेगा, यहाँ इतना पैसा लगेगा, यहाँ इतना इतना विकास, जीडीपी रेट, ये। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति को मापती हैं, वो भी साल भर की। ठीक है, राष्ट्रीय आय देश के विकास का प्रमुख संकेतक होती है, यही जो है विकास का संकेतक होती है, इसलिए टैक्स वगैरह लिए जाते हैं, बहुत सारा काम इसीलिए किया जाता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए जो फाइनेंशियल मिनिस्टर होते हैं हमारे, से निर्मला सीतारमण जी हैं, वो चीज़ें करती हैं। वो क्या है, हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर है, तो वही सारी चीज़ों को देख रेख, समझना, अपना कहाँ क्या लागत लगाना, वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो उसको करती हैं। क्लियर है, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। बहुत सब बार आपको नाम भी पूछ लेता, ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तीसरा है, नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर या मेयर कहते हैं। एक सिंपल सा नाम है, महापौर या मेयर कहते हैं। आपकी बार आपको पूछेगा महापौर या मेयर किसको कहते हैं, तो आपको राइट आंसर होगा नगर निगम के अध्यक्ष को कहते हैं। क्लियर है, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब बारी है 2 नंबर के प्रश्न की। जो पेपर में 2 नंबर के प्रश्न आते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर को हम यहाँ पे देखेंगे। हमने 30 क्वेश्चन कर लिया, 15 हमने 1-1 नंबर वाले किए, फिर 15 हमने 1-1 नंबर वाले किए। ठीक है, अब देखिए,
ये लघुत्तरी थे, वो अति लघुत्तरी थे। 40 क्वेश्चन थे, अब आपको 10 क्वेश्चन और करने हैं। 31वां प्रश्न आपके सामने ये रहा कि इतिहास लेखन में सिक्के और अभिलेख किस प्रकार हेल्पफुल थे, किस प्रकार सहायक थे, इनको क्यों बनाया गया, इनके बारे में क्यों चर्चा हो रही है। तो इतिहास लेखन में सिक्के और अभिलेख का काफ़ी महत्व, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस है। क्यों है? सिक्कों में तत्कालीन शासक का नाम लिखा हुआ मिलता था, उसका समय मिलता था, सिक्के की बनावट से उस समय की कला और धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी भी प्राप्त होती है। सिक्के हैं, एक सिक्का है, मैंने आपको दिखाया, इसमें राजा का घोड़े पे बैठा हुआ राजा देखने को मिला है, उसमें टाइम वगैरह भी लिखा हुआ है। जैसे आप आज का ही सिक्का देखिए, उसमें देखिए अलग अलग, पहले 1-2 रुपए के जो सिक्के चलते थे वो लगभग अब बंद हो गए हैं, अभी भी हैं लेकिन 1-1 रुपए का सिक्का और चला हुआ था बीच में, बहुत छोटा कॉइन था, वो भी बंद हो गया। तो देखिए उसमें टाइम वगैरह सब कुछ लिखा रहता है ना, कि कब बना है, कब फॉर्मेशन हुआ है। तो वही सारी चीज़ें आज तक भी चली आ रही हैं कि सिक्के में तत्कालीन शासक का नाम वगैरह, और उस समय सिक्के की बनावट कैसी थी, क्या था, उससे कला वगैरह किस धातु से बना, तो उन सबकी भी जानकारी सिक्कों से मिली है। ठीक है, मतलब ये समझ में आ गया कि हाँ, उस सभ्यता के लोग जो सिक्के वगैरह इस्तेमाल करते थे, बिजनेस करते थे, वो सब कैसे होता था, कैसे उनका सब कुछ कला था, कितना वो डेवलप कर पाए थे। फिर है यहाँ पे अभिलेखों से हमें इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं और तिथि की जानकारी मिलती है, डेट की, जो घटनाएं हुई थी, जो मूवमेंट्स हुए थे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, जो आरंभिक भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में अत्यंत। अब जैसे ये सारी चीज़ें होता है ना, इसीलिए कहा जाता है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। आप अपने एक्सपीरियंस से जो पास्ट में हुआ है, या आपके यहाँ जनरेशन टू जनरेशन जो भी चीज़ें चली आती हैं, उनसे आप सीखते हैं। ठीक है, अभी आप कोई गलती कर रहे हैं, अभी आप कोई काम कर रहे हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत आई, तो आपने सीख लिया, दोबारा फिर वही दिक्कत आएगी, आपको या आपके घर के किसी मेंबर को आई, आप क्या करेंगे, उसको तुरंत सॉल्व कर लेंगे ना, क्योंकि आपने एक बार उस फेज़ को देख लिया है। तो वही चीज़ है कि आरंभिक भारत, जो नया भारत का इतिहास बन रहा है, उसके निर्माण में बहुत हेल्पफुल थे, क्योंकि इन्होंने लोगों ने उस समय से चीज़ों को पढ़ा, उससे बहुत कुछ सीखा। ठीक है, क्लियर है। अब जैसे इसमें देख लेते हैं, अभिलेख में शक शासक रुद्रमन और द्वारा संस्कृत में लिखवाए गए अभिलेख में सुदर्शन झील का निर्माण, सुदर्शन झील जो है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे उसका निर्माण हुआ है, ये शक शासक रुद्रमन थे, उन्होंने संस्कृत में इसको लिखवाया था अभिलेख, तो वहाँ से पता चला है। अभिलेख क्या होता है? अभिलेख पत्थर की, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर एक उत्कीर्ण लेख होता है। कोई पत्थर रहेगा, उस पर कुछ लिखा रहेगा। मैंने आपको अभिलेख और सिक्के दोनों क्लियर दिखाए हुए हैं, विद डायग्राम दिखाया हुआ है, विद फिगर दिखाया हुआ है। पत्थर का कुछ रहेगा, उस पर लिखा रहेगा, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसा कुछ भी बहुत हार्ड सब्सटेंस रहेगा जो जल्दी टूटेगा नहीं, उस पर लिखवाया रहता है। ठीक है, अभिलेख में उन लोगों का वर्णन मिलता है जिसका निर्माण, जो उसका निर्माण, अभिलेख में उन लोगों के बारे में मिलता है जो उस समय राजा वगैरह थे, या कोई सूचना वगैरह जारी की जाती थी, या कैसे विकास करना, कैसे लोगों को रखना, ये सब चीज़ें देखने को मिली हुई हैं। अभिलेख एक प्रकार से स्थायी, एक परमानेंट प्रमाण होता था, जो कभी मिटता ही नहीं था, ख़त्म ही नहीं होता था। इसीलिए तो चीज़ें मिल गई हैं, दबी थी कहीं, कोई कोई सिविलाइजेशन आई थी, पतन हुआ तो चीज़ें वहाँ पे दब गई, बाद में खोदा गया, नई जो सड़ी गली नहीं तो मिल गई, तो उसमें चीज़ें देखने को मिली हुई हैं। म्यूजियम में जाइए तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इतिहास के अध्ययन में इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। हिस्ट्री के जो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या जान रहे हैं, इनमें इनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि कोई जिंदा थोड़ी था, आज भी कोई हिस्ट्री लिख रहा होगा। जैसे आज का जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, जिसमें हम और आप जी रहे हैं, रात रह रहे हैं, तो ये जो सारा काम हो रहा है, ये यूक्रेन की जो लड़ाई है भी आपको देखने को मिली, ये इलेक्शन में जो कुछ होता है, जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो ये हमारे मोदी साहब करते हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, लगभग सब कुछ, ये सारी चीज़ें आपको जो है कोई हिस्ट्री लिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे उस समय भी कोई ना कोई लिखा हुआ था, तो वो चीज़ें मिल जाती थी। ठीक है, क्लियर है, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 2 नंबर आपका क्लियर हो गया ऐसे। फिर दूसरा क्वेश्चन है, पूरा प्रसारण काल और नव प्रसारण काल के औजारों में क्या अंतर। प्रसारण काल यानी कि स्टोन एज, इसमें पूरा प्रसारण काल, मध्य प्रसारण काल और नव प्रसारण काल 3 है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब आपसे इनके जो औजार थे उनके बारे में अंतर पूछ रहा था, आप अंतर पार्टिसिपेशन करके लिखेंगे, पूरा प्रसारण काल, नव प्रसारण काल। मैंने आपको अभी फिलहाल ऐसे ही लिख दिया है। पूरा प्रसारण काल के जो पत्थर थे उन्हें बहुत ज़्यादा ही चमक देखने को मिलती थी, और वो क्वार्टर्स के बने होते थे, वो क्वार्टजाइट के बने होते थे, वो क्वार्टजाइट के बने होते थे। किसके बने? तो क्वार्टजाइट के बने होते थे। बहुत ही उनमें शाइनिंग होती थी, बहुत ही चमकते, बहुत चमकदार पत्थर हुआ करते, बहुत शार्पनेस होती थी, बहुत चमकदार पत्थर हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नवपाषाण काल। इस काल के पत्थर और औजार अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी, बहुत ज़्यादा उपयोगी थे, बहुत उनको उपयोग किया जाता था। सुडौल और
पहने हुए थे, मतलब उनमें बहुत ज़्यादा नुकीली चीज़ें बनाई जाती थी, बहुत धारदार होते थे कि अगर वो एक बार शिकार करें या अगर वो एक बार शिकार करें तो वो चीज़ें तुरंत उनके इम्पैक्ट में आ जाए, तथा इन्हें पॉलिश करते थे, बहुत ही चमकदार बनाते थे। इनमें हत्थे लगाने की व्यवस्था थी। पूरा प्रसारण काल ऐसा कुछ नहीं रखा, उसमें हत्थे वगैरह भी लगा लेते ताकि उसे आसानी से इस्तेमाल कर सकें। ये औजार जो थे वो क्वार्टजाइट के पत्थर को छोड़कर सभी शेष पत्थरों के बने थे, लेकिन इसके नहीं बने क्योंकि इसके पत्थर जो थे वो पूरा प्रसारण काल में बने थे। तो ये दो अंतर आपको देखने को मिला हुआ है। ठीक है, क्लियर है, नो डाउट। नेक्स्ट देखते हैं। 33वां प्रश्न आपके सामने है, गीज़ा का पिरामिड संसार के आश्चर्यजनक स्मारकों में क्यों गिना जाता है? जो गीज़ा का पिरामिड है वो संसार के आश्चर्यजनक स्मारकों में क्यों गिना जाता है, उसकी गिनती क्यों हुआ करती है, ये आपको बताना है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। प्राचीन मिस्र के कुफू पिरामिड को महान गीज़ा पिरामिड के नाम से जाना जाता है। किसको? कुफू पिरामिड को। एक कुफू नाम से पिरामिड होता था, उसको गीज़ा पिरामिड के नाम से जाना जाता है। दुनिया के 7 प्राचीन आश्चर्य, जो 7 अजूबे हैं उसमें शेष यही एकमात्र ऐसा स्मारक है जिसे काल प्रवाह भी कहते हैं। इसमें समय का जो टाइम था, जो समय की चीज़ें थी कि जनरेशन टू जनरेशन पीढ़ी आई, क्या क्या चीज़ें हुआ, उसकी झलक इस गीज़ा पिरामिड से देखने को मिली हुई है। दरअसल इस विशाल पिरामिड के अंदर अभी तक 3 तहखाने मिले थे, सीक्रेट 3 चैम्बर मिले हुए थे उसके अंदर, जिन्हें नाम दिया गया था, जिन्हें नाम भी रख दिया गया था। और आधार का तहखाना पहला था उसका, राजा का तहखाना और रानी का तहखाना। लेकिन इन तहखानों में कोई मम्मी नहीं मिली थी, जो मम्मी कहते हैं ना, इजिप्ट वाली मम्मी, वो कोई मम्मी देखने को नहीं मिली थी। जबकि इनका निर्माण फराहो खुफू और उनकी रानी की मम्मी यानी संरक्षित 100 को रखने के लिए बनाया गया था। किसको? जो फराहु खुफू एक राजा थे, उनकी रानी थी, उनकी मम्मी, मतलब कि उनका 100, उस समय मम्मी कहते थे। वो लोग जलाते नहीं थे, दफना दिया करते थे। उनके फेवरेट जो सामान, गहने थे या जो बर्तन कपड़े जो भी रहते, उनके जो व्यक्तिगत सामान थे उनको उनके समाधि के बगल रख दिया करते थे। उनको वहीं पे जो है कोई ताबूक में या जिसमें भी करते हो, कोई खास ऐसी बातें देखने को नहीं मिली है फिलहाल। तो उनके 100 को सुरक्षित रखने के लिए इन सबको बनाया गया था। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे एक बात ये है कि क्यूब इतना फेमस है, तो क्योंकि इससे काल प्रवाह का, समय का पता चलता है उस समय, कि ये उस समय था, ये उस समय था। और छोटे बड़े अलग अलग बहुत सारे बनाए गए होंगे ना, तो फिर क्यों बनाया जाता था? उनमें ले जाके उनको रख देते थे, उनके जो सामान थे वो सब भी उसके अंदर रख दिया करते थे। ठीक है, इसीलिए ये फेमस है, इसीलिए विख्यात है। नेक्स्ट देखते हैं, 34वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? सिकंदर से देखिए तीसरा प्रश्न पूछ लिया, 3 प्रश्न सिकंदर से पूछा है, कितना उम्दा टॉपिक है, देख लीजिए ये। नेक्स्ट यहाँ पे फिर देखते हैं क्या है, सिकंदर के प्रभाव का राजनीतिक प्रभाव पड़ा था। राजनीति पे बहुत प्रभाव पड़ा था सिकंदर की वजह से, इस पे बहुत पॉलिटिक्स पे एक इम्पैक्ट पड़ा हुआ था। पहले लोगों में बहुत खिन्नता रहती थी, तो उसने क्या किया, आया, सब पे आक्रमण किया, उनको मारा, उनको मारा। अब आप एक ग्रुप बना के रहोगे तो फिर लड़ना आसान नहीं होगा। अब आप खुद ही ग्रुप में फूट भरी हुई है इतनी, तो आराम से आपको दूसरा आएगा, मार के चला जाएगा। ठीक है, तो यही एक इसका भी देखने को प्रभाव मिला। छोटे छोटे गणराज्य को यह भली बात समझ आ गया था वो कितने कमज़ोर है। जो छोटे छोटे लोग थे उनको समझ में आ गया कि वो कितने कमज़ोर हैं। विभक्त और परस्पर संघर्षशील थे, मतलब संघर्षशील तो थे ही, लेकिन और झेलना पड़ा। क्या वो सब लूट टूट गया उनका तो सीधे हो गए। तो ये सभी चीज़ें देखने को मिली हुई थी कि छोटे जो रियासी राजा थे उनको मतलब समझ में आया कि नहीं, मुझे एक ग्रुप में होकर रहना चाहिए। तो ये भी एक इम्पैक्ट पड़ा था। सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप भारत की छोटी छोटी रियासतें समाप्त हो गई और छोटे छोटे जो राजा रजवाड़ा लोग रहते थे, रियासतें सब खत्म हो गई, कुछ बचा ही नहीं, सबको मार दिया गया था लूट में। ठीक है, तो ये सारा प्रभाव देख, आर्थिक प्रभाव भी पड़ा था, सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ा था। तो ये सारे प्रभाव देखने को मिले हुए थे। ठीक है, क्लियर है, नो डाउट। नेक्स्ट देखते हैं, एक पॉइंट इसमें और दिया हुआ है, सिकंदर के भारत पर आक्रमण से राजनीतिक एकीकरण को प्रोत्साहन मिला था। लेकिन राजनीतिक एकीकरण को प्रोत्साहन, एकता, यूनिटी मिली थी, जिससे छोटे राज्य बड़े में विलीन हो गए। जो लोग बचे खुचे थे, जिनकी कुछ वंश परंपरा बची हुई थी, जिनको समझ में आ गया कि अगर हम उनके साथ मिलकर नहीं रहेंगे तो हमको भी मार दिया जाएगा, हमारा सब पतन हो जाएगा। तो जो बड़े राजा थे, जो उनसे पावरफुल थे, उनके साथ जाके वो जुड़ गए, ज्वाइंट हो गए। तो ये सब भी देखने को मिला कि ये जब आक्रमण वगैरह हुआ तो लोगों की बुद्धि खुली, तो वो साथ रहने लगे। तो ये भी एक अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिला था। नेक्स्ट यहाँ पे है आपका
त्रिरत्न और आंशिक मार्ग क्या है, किससे संबंधित है? तो त्रिरत्न जो है वो आप जान रहे हैं जैन धर्म से संबंधित सम्यक दर्शन यानी कि सही दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र के रूप में ये त्रिरत्न के नाम से, जहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र के, ये किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट है भगवान बुद्ध का आंशिक मार्ग। आंशिक मार्ग के बारे में पूछा है तो आप क्या लिखेंगे? भगवान बुद्ध का आंशिक मार्ग देता है जीवन को दिशा। जो भगवान बुद्ध थे, जो बुद्ध धर्म था, उनके वो आंशिक मार्ग किससे था? बुद्ध धर्म से था। वो क्या करते थे? जीवन को दिशा देते थे। ये 8 मार्ग क्या थे? आपको यह जानना जरूरी है। सम्यक दृष्टि है, 4 आर्य सत्यों को मानना और जीवों पर हिंसा ना करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना और इस शारीरिक सदाचरण को बनाए रखना, ये सारी चीजें थी। तो पहला क्या था? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, कर्मात, सम्यक आजीविका। 5 हो गया, 5 यहाँ पर हो गया। फिर है सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ठीक है, तो आपको ये 8 आंशिक मार्ग पूछ लेगा, ध्यान रखिएगा। फिलहाल यहाँ पे पूछा नहीं गया तो आप लिखे ना, नहीं लिखे, आपको किससे संबंधित है ये पूछा गया है तो ये जैन से, ये बौद्ध धर्म से, आप ये लिख सकते हैं। कुछ 1 आध 2 पॉइंट और, वैसे 2 नंबर का प्रश्न है तो आप पूरा लिख देंगे, अच्छा आंसर राइट रहेगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे दिखा दिया। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां कि मानचित्र क्या होता है? मानचित्र के 2 प्रयोग लिखिए। देखिए 2 प्रयोग बोले तो 2 प्रयोग, प्रयोग बोले तो आप एक भी लिख के छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर पर्टिकुलर बोला तो 2 ही लिखना होगा, 3 बोले तो 3 लिखना होगा। किसी भी स्थान का मानक चित्र ही मानचित्र कहते हैं। कोई स्थान का जो मानक चित्र होता है उसको हम मानचित्र कहते हैं, एक सिंपल भाषा में। मानचित्र के प्रयोग में गांव, कस्बा, जिला, राज्य, देश और मानचित्र, मतलब कोई गांव है, कस्बा है, जिला है, राज्य है, कहाँ पे, तो मैप में ही तो सारी चीज़ें इंडिकेट रहती हैं, मैप में ही तो सब कुछ देखने को मिलता है, तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। मानचित्र पूरे विश्व से लेकर छोटे छोटे स्थान की भौगोलिक जानकारी के लिए एक संदर्भ का काम करता है। मतलब कोई छोटा से छोटा चीज़ हो या बड़ा से बड़ा चीज़, सबकी पूरी डिटेल रखता है। उसकी जो जोग्राफिकल एरिया है, कहाँ पे वो एक्चुअल में है, सबकी डिटेल उसके पास होती है, उसमें निहित होती है। मानचित्र किसी अज्ञात स्थान के लिए मार्गदर्शक और दिग्दर्शक का, मतलब कोई चीज़ नहीं पता है तो आप मैप में आप गूगल मैप करते हैं ना, आप कहीं जाते हैं, आपको कोई डायरेक्शन नहीं पता कि मुझे दाएं जाना बाएं जाना है, वहाँ के जो ऑटो ड्राइवर उनको भी नहीं पता है कुछ भी है, तो आप गूगल यूज़ करते हैं। आज के टाइम पे गूगल मैप यूज़ करना कोई गलत तरीका नहीं, अच्छी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसको बनाया गया है। ठीक है, आप अभी जहाँ बैठे होंगे, अगर आप अपना घर भी देखेंगे, आपके आसपास कोई फेमस चीज़ होगी तो वो भी आपको इंडिकेट करके बता देगा। अगर आपने कुछ चीज़ें, जैसे कि या कोई शॉप है या कुछ भी है, रजिस्टर्ड है सारी चीज़ें, तो आप वहाँ पर भी गूगल मैप करेंगे तो आपको बता देगा आप लोकेशन कहाँ है, आप एक्चुअल में कहाँ बैठे हैं, जो इस्तेमाल कर रहे हैं फ़ोन पे। अभी अगर गूगल मैप पर डालेंगे तो वो चीज़ें आएंगी, वो एरिया इंडिकेट कर देगा कि आप यहाँ पे बैठे हो, ये फ़ोन यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो ये गूगल मैप है। थल जल वायु मार्ग से यात्रा करने की यात्री की मार्ग की योजना बनाने और उस मार्ग को बने रहने में सहायक। इसमें थल से, जल से, वायु से, सब कुछ, मतलब कोई रास्ता बनाना हो तो, रास्ते से जाना हो तो, इन सब में ये बहुत ही सहायक हुआ करते थे, मदद मिलती थी। क्लियर है? नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 37वां प्रश्न आपके सामने रहा। जिले का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? जिले के प्रशासन, उसकी क्या भूमिका होती है? पहले वो कौन होता है, फिर उसकी क्या भूमिका या क्या रोल होता है? तो राइट आंसर इसका है जिलाधीश और कलेक्टर के रूप में जिले में राज्य सरकार का सर्वोच्च अधिकारी, संपन्न प्रतिनिधि और प्रथम लोक सेवक होता है। जिलाधीश और कलेक्टर ये क्या होते हैं? ये प्रथम लोक सेवक होते हैं। इनके बारे में है जिला विकास अधिकारी के रूप में सारे प्रमुख जो सरकारी विभाग हैं, पंचायत है, ग्रामीण विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य है, आयुर्वेद है, अल्पसंख्यक कल्याण है, कृषि है, भूमि संरक्षण है, महिला अधिकारिता है, ऊर्जा है, उद्योग है, श्रम कल्याण है, खनन है, खेलकूद, पशुपालन है, सबकी देखभाल करना, सिंचाई है, परिवहन है, सबका निर्माण करना, सबकी देखभाल करना, कोई दिक्कत हो तो उनको सॉल्व करना, उपचार देना, उनका डेवलपमेंट करवाना, ये सारा काम, देख रेख, सबसे एक जिले को पूरा गाइड करना, अपनी गवर्निंग पावर में लेना, सब कुछ देखना, मैनेज करना, ये सब उनका काम होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सड़क दुर्घटना से बचाव के 5 उपाय लिखिए। सड़क पर जो दुर्घटना होती है उनके 5 बचाव उपाय लिखने, कैसे हम बच सकते हैं। पहला है वाहन चलाते समय वैध प्राप्तों के साथ साथ सदैव हेलमेट का प्रयोग करें। जो चीज़ें वैलिड हो, कि हाँ आप साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कुछ भी चला रहे हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर कुछ भी चला रहे हैं, जितनी गाइडलाइन उनको आप फॉलो करिए। और हमेशा आप अगर बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट ज़रूर लिए रहिए। ठीक है, ये रूल है, वरना आपको चालान भी कट जाएगा, बहुत जगह कटता भी है। नेक्स्ट है यहाँ पे बिना बीमा के वाहन नहीं चलाएगा। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपको बिल्कुल भी नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, फिर है 4 पहियों वाहन में सीट बेल्ट जरूर लगाएगा। आप कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट आप जरूर लगाए रहें। अब तो मास्क भी कंपलसरी हो गया, वरना चालान कट जाएगा।
फिर है फोर्थ है निर्धारित गति से अधिक गति और नशे और नींद की हालत में वहाँ का आपने नशा किया है तो आपको नहीं चलाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें मना है। और गति का भी ध्यान रखना चाहिए कि कितनी स्पीड में कब चलाना है, कहाँ चलाना है। खाली रोड रहे तो कोई बात है कि हाँ थोड़ा आपको जल्दी जाना है, जल्दी जाने वाला काम तो बहुत गलत है कि भगा के चलो, तो आप ऊपर भी जा सकते हो। लेकिन ये है कि खाली रोड रहे थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन ये है कि बहुत कंट्रोलिंग भी चाहिए क्योंकि वहाँ पे 4-5 गली कहाँ से निकल के आ जाए, कहाँ अचानक आ जाए पता नहीं चलता है। तो एक स्पीड का भी ध्यान रखना चाहिए। फिर चकाचौंध वाली और लाइटें वाला का प्रयोग, बहुत चमकने वाली रंग बिरंगी लाइटें एक्सेट्रा, जैसे ट्रकों में देखिए इसमें गिलास, ट्रकों में देखिए उसमें छोटे छोटे ग्लास, घंटी, पता नहीं क्या क्या इतना रंग बिरंगा रहता है। ठीक है, जो भी है सभी ट्रकों में देखने को फुलझड़ी वगैरह साइड साइड लगी रहती है, बहुत कुछ देखने को मिलता है। लेकिन कार वार में फिलहाल ऐसा नहीं होता है, तो ये बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि बहुत चकाचौंध वाली लाइट वाइट भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ये सब क्या है, ये बचाव के कारण है। ठीक है, 5 पूछा था, 5 हमने बता दिया। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, उनका उल्लेख आपको बताना है। तो यहाँ पे है अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। ये क्या है, ये एक सोशल साइंस की एक ब्रांच है, उससे रिलेटेड है, जिसके अंतर्गत वस्तुओं, थिंग्स के बारे में, सेवाओं के बारे में है, उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग का अध्ययन किया है, जिसमें हम क्या उत्पादन हुआ, कितना सामान गया, कितना बचा है, फिर क्या बनेगा, इसमें कितना माल लगेगा, कितना और रुपए लगेगा, कैसे हम बढ़ाएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी की जाती है। इसका मूल उद्देश्य मनुष्य का विकास करना है। इसका मेन एम होता है कि जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट, जो भी उसका मेन उद्देश्य होता है कि ह्यूमन का डेवलपमेंट करना, उनका विकास करना, मनुष्य के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और उनके कल्याण को में वृद्धि करना। मनुष्य दिन में नाना प्रकार की क्रियाएं करे, जैसे धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक इत्यादि, ये सब काम करता है। तो उसमें भी सामान लगता है, चीज़ें लगती हैं। हर एक धर्म में जाओगे तो वहाँ पे प्रसाद मिलता है, तो वो उसमें लागत, समाज में कोई काम करना तो उसमें लागत, राजनीति में कोई काम है तो उसमें लागत। तो आज सब चीज़ों में क्या होता है, उपभोग, वस्तु, सामान सबका इस्तेमाल होता है। तो यही सारी चीज़ें जो होती हैं अर्थशास्त्र के, इकोनॉमी को ध्यान रखना पड़ता है ना, कि इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक पर्टिकुलर इंसान के लिए भी, क्योंकि पर्टिकुलर इंसान मिला के देश बन रहा है। तो सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि कितना उपभोग हुआ, कितना उत्पादन हुआ, क्या हुआ, कैसे हम इसको मेंटेन रखें, क्या उसमें डेवलपमेंट करें कि हमारी इकोनॉमी मेंटेन रहे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, क्लियर है, नो डाउट। नेक्स्ट देखते हैं। 40वां प्रश्न आपके सामने है, कर्क रेखा और मकर रेखा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, मैं आपको एक फिर दिखा देती हूँ। ये हमारा पूरा हेमस्फीयर, एक ये नॉर्थर्न हेमस्फीयर है, ये साउथ हेमस्फीयर है। ठीक है, यहाँ पे हमारी कर्क रेखा होती है, यहाँ पे हमारी मकर रेखा होती है, ये हमारा नॉर्थ पोल होता है, ये हमारा साउथ पोल होता है, ये हमारी इक्वेटर लाइन भूमध्य रेखा होती है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर, ठीक है, क्लियर है, नो डाउट। मैंने आपको दोनों दिखा दिया। अब आप देखिए, कभी कभी आपको डायग्राम भी मिल जाएगा, फिलहाल इसलिए मैंने आपको बताया है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कहाँ पे, उत्तरी अक्षांश, यानी कि नॉर्थ की तरफ, यानी कि ऊपर के हिस्से में। जबकि मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में, ये उत्तर में है। कर्क रेखा उत्तर में होती है और मकर रेखा दक्षिण में होती है। ठीक है, कर्क रेखा पृथ्वी की सबसे उत्तरी उच्चांश रेखा, सबसे उत्तरी है, जिसमें सूर्य दोपहर के समय लंबवत और दोपहर में एकदम लंबवत होता है। और 1 जून को सूर्य इस पर, ठीक हो, 1 तारीख को, जो 1 जून को सूर्य एकदम लंबवत उसके ठीक ऊपर रहता है। किसके, 1 तारीख को किस पे रहता है, कर्क रेखा पे रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती, ध्यान रखिएगा, ये 8 राज्यों को पार करती हुई निकलती है। कौन कौन से, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ध्यान रखिएगा, ये नाम भी आपको पूछ लेगा, ये बहुत बार नाम पूछा जाता है, ये हर डीलर के लगभग सभी सेमेस्टरों में आता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं उसको, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से भी इसको जाना जाता है। पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में विषुवत रेखा के समांतर खींची गई ये रेखा है, दक्षिणी गोलार्ध में, यानी कि साउथर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, 22 दिसंबर के दिन सूर्य इस क्षेत्र में एकदम लंबवत रहता है। कर्क रेखा का सूर्य जो था वो 1 जून को था, इसका कितना है, 22 दिसंबर को, ठंडी के टाइम पे रहता है। ठीक है, 22 दिसंबर को शायद इसलिए कहा था कि सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। मकर रेखा पृथ्वी का पश्चिम से पूर्व की ओर खींची एक काल्पनिक रेखा होती है। जो मकर रेखा होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, खींची हुई एक काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है, मकर रेखा अधिकांशतः महासागरों से होकर गुजरती है। ये जो महासागर होते हैं उनसे होकर गुजरती है।
ठीक है, क्लियर है, नो डाउट मैंने आपको क्लियर चीज़ें बता दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की क्लास यहीं तक। हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को किया, 2019 के पेपर को किया। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये तरीका अच्छा लगा, पढ़ाना आपको समझ में आया। अगर आपको और इस तरह क्लासेस चाहिए या किस सब्जेक्ट की चाहिए तो आप इस सब चीज़ों को मुझे कमेंट करके इन्फॉर्म कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं, मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस तरह से हम बहुत सारी वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।